Hello everyone, good morning, good afternoon and good evening whenever you're watching this video. So आज हम डिस्कस करने वाले हैं क्लास 12th बायोलॉजी चैप्टर नंबर 5 दैट इज प्रिंसिपल्स ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशंस. सो इसका लेक्चर नंबर 1 आ गया है जिसमें हमें डिस्कस करना है इंट्रोडक्शन. आप सभी को पता है कि हमारा फर्स्ट लेक्चर होता है कंप्लीट इंट्रोडक्शन का, ओके, जिसकी हेल्प से आपको पता चल जाता है कि इस चैप्टर में आपको क्या क्या पढ़ना है और क्या कुछ इसमें इंपॉर्टेंट है, कहाँ से क्वेश्चंस बनते हैं, ओके. एंड ये आपको पता ही होगा कि किस यूनिट से बिलोंग करता है, जो कि यूनिट नंबर 7 है, जेनेटिक्स एंड एवोल्यूशन. तो ये बहुत ही कम बच्चों को समझ में आता है, ठीक है. जेनेटिक्स एंड एवोल्यूशन नाम से ही किसी किसी को डर लगता है कि क्या पढ़ना है इसमें, लेकिन उसके पीछे एक छोटा सा रीजन होता है. क्या रीजन है कि इसमें आपकी टर्मिनोलॉजी जो होती है वो बिल्कुल भी क्लियर नहीं होती. उसमें आप बहुत ज्यादा कंफ्यूज होते हैं कि जीन क्या होती है, अलील क्या होते हैं, क्रोमोसोम क्या है, डीएनए क्या होता है, होमोलोगस क्या है, हेट्रोजाइगस क्या है, होमोजाइगस क्या होता है, ठीक है. इसी तरीके से डोमिनेंट क्या होता है, रिसेसिव क्या होता है. तो बहुत सारे डाउट्स होते हैं. तो उन डाउट्स को आज के लेक्चर में हम क्लियर करेंगे, ठीक है. तो आज का जो मेनली हमारा लेक्चर होगा वो बिल्कुल बेसिक बातों पे होगा कि जीन क्या होती है. बहुत अच्छे से आपको सिंपल तरीके से मैं समझाने की कोशिश करूंगी और आप सबको समझ में भी आएगा. तो बिल्कुल पॉजिटिव होके बैठिए कि आपको समझ में आएगा, ठीक है. बिल्कुल समझ में आएगा, इतना मान के चलिए. और साथ में जो पूरा चैप्टर है उसको देखेंगे एक बार कि हमें क्या कुछ इसमें पढ़ना है, ओके. तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के लेक्चर की. सो माय नेम इज एकता एंड आपका हम सबका यूट्यूब चैनल स्टडी विद मी. तो चलिए देख लेते हैं प्रिंसिपल्स ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशंस. तो यहीं से शुरुआत करते हैं. प्रिंसिपल्स का क्या मतलब होता है? प्रिंसिपल का मतलब होता है कि लॉज, ठीक है. प्रिंसिपल का मीनिंग होता है लॉज. लॉज कब बनते हैं? लॉज बनते हैं जब कोई एक्सपेरिमेंट किया जाता है, ठीक है. ऐसे ही थ्योरेटिकली नहीं, जब कोई एक्सपेरिमेंट्स किए जाते हैं एंड काफी टाइम तक जब एक्सपेरिमेंट्स करते हैं तो उसके बाद कोई रिजल्ट निकलता है, ठीक है. क्या होता है? एक्सपेरिमेंट्स करते हैं एंड देन उनके जो रिजल्ट्स आते हैं कि क्या ऑब्जर्व किया, तो उसके बेसिस पे लॉज बनाए जाते हैं. एंड इन्हीं को हम क्या बोल सकते हैं? प्रिंसिपल्स बोल सकते हैं. तो किन के लॉज पढ़ने हैं हमें? इनहेरिटेंस की लॉज. मतलब इनहेरिटेंस किसके लिए? इनहेरिटेंस क्या होता है एंड वेरिएशंस क्या है, ठीक है. तो एक्चुअल में जो जेनेटिक्स होता है, ठीक है, जो जेनेटिक्स है वो क्या है? स्टडी ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशंस, ओके. इसको क्या बोलेंगे हम? जेनेटिक्स, ओके. बायोलॉजी की वो ब्रांच होती है जिसमें हम वेरिएशंस एंड इनहेरिटेंस की स्टडीज करते हैं, ठीक है. तो इसको हम बोलेंगे क्या? जेनेटिक्स. क्लियर है? अब आपको ये टर्म समझनी है क्योंकि यही नहीं पता तो जेनेटिक्स का कैसे पता चलेगा. अब हम समझते हैं कि इनहेरिटेंस क्या होता है. तो जो हमारी फर्स्ट टर्म आने वाली है वो है इनहेरिटेंस या फिर हेरिडिटी भी इसको बोलते हैं, ठीक है. इनहेरिटेंस या फिर हेरिडिटी क्या होता है? सिंपल तरीके से पहले समझते हैं, बाद में डेफिनेशन लिखेंगे. तो देखो, इनहेरिटेंस का क्या मतलब होता है कि जो कैरेक्टर्स हमारे पेरेंट्स से हमारे अंदर ट्रांसफर होते हैं तो उस प्रोसेस को ही हम क्या बोल देंगे? इनहेरिटेंस. मतलब कुछ ऐसे कैरेक्टर्स होते हैं जो कि डायरेक्टली हमारे पेरेंट्स से हमारे अंदर आते हैं, ओके. तो उन कैरेक्टर का ट्रांसफर होना या फिर पास होना अपनी प्रोजेनी में, पेरेंट्स टू प्रोजेनी में जो कैरेक्टर्स आते हैं उनको जो प्रोसेस होता है उसी को हम क्या बोलते हैं? इनहेरिटेंस, ठीक है. तो हम अपने पेरेंट्स से रिजेंबल करते हैं, मिलते जुलते हैं. कुछ हमारे ऐसे कैरेक्टर्स हैं जो हमारे पेरेंट्स से बिल्कुल मिलते हैं. किसी की हाइट जो है किसी बच्चे की अपने पेरेंट्स से मिल रही है, ठीक है, मदर से या फिर फादर से, ओके. एंड किसी का जो आई कलर होता है वो अपने पेरेंट्स से मिल रहा होता है. तो ये कुछ कैरेक्टर्स होते हैं, जैसे हाइट हो गई, आई कलर हो गया, स्किन कलर हो गया, ओके. इस तरीके के जो कैरेक्टर्स होते हैं तो वो जिस तरीके से पास होते हैं उस प्रोसेस को हम बोल देंगे क्या? इनहेरिटेंस या फिर हेरिडिटी, ओके. तो लिख सकते हैं इनहेरिटेंस या फिर हेरिडिटी क्या है? इज द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफर of characters
कैरेक्टर्स फ्रॉम पेरेंट्स टू द प्रोजेनी। प्रोजेनी का मतलब क्या होता है? प्रोजेनी या फिर आपको ऑफस्प्रिंग, या फिर आप समझ लीजिए सिंपल लैंग्वेज में बेबीज। ठीक है, मतलब जो कैरेक्टर्स पास ऑन होते हैं या फिर ट्रांसफर होते हैं पेरेंट टू ऑफस्प्रिंग में, ओके, उनको हम बोलते हैं इनहेरिटेंस या फिर हेरिडिटी। क्लियर हुआ? तो अब आप सबको पता है कि जो एलिफेंट होता है, एलिफेंट के बेबीज भी कैसे होते हैं? एलिफेंट जैसे ही होंगे, ओके। एंड जैसे हम लोग हैं ह्यूमन बींग्स, तो हमारी जो कुछ ऐसे कैरेक्टर्स होते हैं, कोई भी देख के बता सकता है कि ये उसका लड़का है या फिर उसकी लड़की है। ठीक है, अपने पेरेंट्स से हम मिलते हैं, ओके। तो वो कुछ कैरेक्टर्स होते हैं जो कि डायरेक्टली हमारे पेरेंट्स से हमारे अंदर आते हैं, जिनकी वजह से हम क्या करते हैं? उसे रिजेंबल करते हैं, ओके। एंड दूसरी जो टर्म आती है वो है वेरिएशंस। अब वेरिएशन का मतलब क्या होता है कि जैसे हम लोग ह्यूमन बींग्स ही होते हैं, ओके, ह्यूमन बींग्स हैं, तो ह्यूमन बींग का ही मैं एग्जांपल ले रही हूँ। जैसे हम और हमारे पेरेंट्स, तो हमारे जो पेरेंट्स होते हैं उनके कुछ कैरेक्टर्स हमसे मिलते जुलते हैं, लेकिन ऐसा नहीं होता कि हम बिल्कुल आइडेंटिकल होते हैं अपनी पेरेंट्स के, कि बिल्कुल हूबहू फोटोकॉपी हैं। ऐसा तो नहीं होता। कोई भी पहचान सकता है कि ये इसके फादर हैं या फिर मदर है एंड ये इसके बच्चे हैं, ओके। तो हमारे खुद के भी कुछ कैरेक्टर्स होते हैं। तो हम बोल सकते हैं कि जिस तरीके से हम अपने पेरेंट्स से डिफर करते हैं, एक तरीके से जिन कैरेक्टर्स में हम अपने पेरेंट्स से डिफर करते हैं, तो उसी को हम बोलते हैं क्या? वेरिएशंस, ओके। हमारे पेरेंट्स एंड हमारे अंदर जो डिफरेंसेस होते हैं, बहुत ज्यादा डिफरेंस मिलते हैं, ओके। तो इस तरीके के जो कैरेक्टर्स होंगे उनको हम क्या बोलेंगे? वेरिएशंस, ओके। बिल्कुल एग्जैक्ट कॉपी नहीं है हम, बहुत सारे कैरेक्टर्स मिलते जुलते हैं हमारे और हमारे पेरेंट्स के, लेकिन बिल्कुल कॉपी नहीं हो सकते। तो इसके भी हम डेफिनेशन लिख लेते हैं। क्या होता है? डिफरेंस बिटवीन वेरिएशन इज द डिफरेंस डिफरेंस ही होता है, इसका मतलब सिंपली वेरिएशन का मतलब डिफरेंस बिटवीन पेरेंट्स एंड प्रोजेनी। ठीक है, प्रोजेनी एंड पेरेंट्स में जो डिफरेंसेस होंगे उनको हम बोलेंगे वेरिएशंस, ओके। क्लियर है? दो टर्म बहुत ही छोटी छोटी सी हैं, समझ में आ गया होगा, ओके। अब हम देखते हैं कि अब हम समझते हैं कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो कि किससे रिलेटेड हैं? फादर ऑफ जेनेटिक्स किसको बोलते हैं? ग्रेगर जॉन मेंडल को, ओके। फादर ऑफ जेनेटिक्स हैं जिन्होंने बहुत मेहनत की किसके ऊपर? वेरिएशन, इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन के ऊपर, जिसके लिए उन्होंने एक्सपेरिमेंट्स किए पी प्लांट्स पे। तो उनके बारे में थोड़ा सा हम जान लेते हैं, इजीली आपको याद हो जाएगा। और ये बताना इसलिए जरूरी है क्योंकि यहाँ से क्वेश्चंस बनते हैं, ठीक है। तो चलिए देख लेते हैं कि फादर ऑफ जेनेटिक्स कौन है? ग्रेगर जॉन मेंडल, ओके। ग्रेगर जॉन मेंडल फादर ऑफ जेनेटिक्स है। तो इन्होंने क्या किया था? इन्होंने 7 इयर्स तक एक्सपेरिमेंट्स किए। ये मेनली क्या है? ये क्या थे उस टाइम में? ये मॉन्क थे, ठीक है, ऑस्ट्रिया में रहने वाले मॉन्क थे, ओके। बाकी आपसे क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा। ऑस्ट्रिया में रहने वाले मॉन्क थे। पहले क्या बनना चाहते थे? ये टीचर बनना चाहते थे, लेकिन उन्होंने सब कुछ छोड़ दिया, ठीक है। एक तरीके से जो भी दुनियादारी है उसको छोड़ा एंड उन्होंने सोचा कि मुझे मॉन्क बनना है। फिर उन्होंने कुछ काम करना शुरू किया। तो उन्होंने एक्सपेरिमेंट किए, एक्सपेरिमेंट्स किए कितनी साल तक? 7 इयर्स तक, 7 साल तक उन्होंने काम किया, ठीक है। मतलब सीरीज ऑफ एक्सपेरिमेंट किए। 7 साल ऐसे ही काम नहीं कर सकते, किसी के ऊपर एक्सपेरिमेंट करना है तो 7 साल तक काम करना मीन्स सीरीज ऑफ एक्सपेरिमेंट्स उन्होंने किए, ठीक है। कब से कब तक किए ये आपको याद रखना है, 7 इयर्स इंपॉर्टेंट है, ओके। एंड कब से कब तक उन्होंने किए थे? उन्होंने एक्सपेरिमेंट्स किए थे 1856 टू 1863, ठीक है। ये डेट आपको याद रखनी है। इसमें इन्होंने क्या किए थे? एक्सपेरिमेंट्स किए थे। अब ये जो एक्सपेरिमेंट किए उसके 2 साल बाद उन्होंने क्या किया?
1865 में क्या किया, अपने काम को, अपने जो एक्सपेरिमेंट से जो रिजल्ट्स उन्होंने निकाले उनको क्या कर दिया, पब्लिश किया। ठीक है, याद रहेगा। 7 साल उन्होंने काम किया, 56 से 63 तक, एंड उसके बाद 65 में उन्होंने क्या कर दिया, अपने काम को पब्लिश कर दिया। एक्सपेरिमेंट किनके ऊपर किए थे, तो मेंडल ने एक्सपेरिमेंट किए थे पी प्लांट्स के ऊपर। कौन सा पी प्लांट था, गार्डन पीस के ऊपर। ठीक है, गार्डन पी लिया उन्होंने, स्वीट पी नहीं लिया, याद रखना है। स्वीट पी को उन्होंने यूज नहीं किया, गार्डन पीस को उन्होंने यूज किया, एंड उनके ऊपर उन्होंने एक्सपेरिमेंट्स किए। ठीक है, फिर उन्हें एक्सपेरिमेंट्स करके क्या बनाए, लॉस बनाए। ओके, एंड उनको उन्होंने क्या किया, पब्लिश किया। ठीक है, तो पब्लिश कहाँ पे किया था, पब्लिश किया था उन्होंने कौन से सन में किया था, 65 में। ठीक है, अब गार्डन पी को क्या बोलते हैं, पायसम सटाइवम। ओके, जो स्वीट पी होता है वो होता है लेथायरस ओडोरेटस, उसके ऊपर उन्होंने काम नहीं किया, उन्होंने किया था सिर्फ गार्डन पी प्लांट्स के ऊपर। तो आपसे पूछा भी जा सकता है, ऑप्शन दे सकते हैं कि मेंडल ने किन के ऊपर काम किया था, तो एक ऑप्शन दे देंगे, स्वीट जो पी है उसका भी दे देंगे, गार्डन पी का भी दे देंगे। ठीक है, तो आपको याद रखना है कि उन्होंने गार्डन पी के ऊपर ही काम किया था। ओके, जिसको हम बोलते हैं पायसम सटाइवम। अब देखो, बहुत इंपॉर्टेंट बात यह है कि मेंडल ने इतने सालों तक काम किया, लेकिन फिर भी जो उनका काम था उसको किसी ने इंपॉर्टेंस नहीं दिया। ठीक है, उन्होंने बहुत अच्छा काम किया। तो पहला क्वेश्चन तो यही बनता है कि उनके जो एक्सपेरिमेंट थे जिनको आज हम स्टडी कर रहे हैं, तो सक्सेसफुल क्यों थे। ठीक है, अगर उनमें कोई बात है तभी तो हम उनको स्टडी कर रहे हैं और आज तक भी उनको मानते आ रहे हैं। ठीक है, उनके हालांकि कुछ एक्सेप्शंस हैं, बट बहुत काफ़ी हद तक उनके एक्सपेरिमेंट सही भी हैं। ओके, तो हम ये बोल सकते हैं कि जो मेंडल ने जो काम किया, इनके सक्सेसफुल एक्सपेरिमेंट थे, उनका क्या कारण है। ठीक है, तो सक्सेसफुल क्यों थे, एक्सपेरिमेंट सक्सेसफुल क्यों थे, सक्सेस का क्या राज है। तो पहला इसके पीछे जो रीजन है वो ये है कि उन्होंने क्या किया था, लार्ज सैम्पलिंग साइज रखा। मींस उन्होंने 1-2 मटर के पौधे नहीं उगाए थे जिनके ऊपर उनको काम करना था, उन्होंने बहुत सारे पी प्लांट्स जो मटर के पौधे होते हैं उनके ऊपर काम किया था। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है कि लार्ज सैम्पलिंग साइज है, तो उसमें जो उनका जो सीड होगा वो बहुत ज़्यादा होगा, तो उनके जो रिजल्ट्स होंगे वो मतलब पॉजिटिव रिजल्ट्स ज़्यादा होंगे। एक तरीके से हम बोल सकते हैं कि एक्यूरेसी उसमें बढ़ जाती है। ठीक है, जो एक्यूरेट रिजल्ट्स हैं, या फिर हम बोल सकते हैं हमारे जो डिजायर्ड जो रिजल्ट्स हैं उनके आने की प्रोबेबिलिटी ज़्यादा हो जाती है। ओके, एंड प्रोबेबिलिटी से याद आया कि जो मेंडल हुए, उन्होंने फर्स्ट टाइम में क्या किया था, सबसे पहले मैथ को इंट्रोड्यूस किया, किसमें, बायोलॉजी में, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट बात होती है। ठीक है, मतलब क्या किया इन्होंने, एप्लीकेशन ऑफ मैथमेटिकल टूल्स एंड स्टैटिस्टिकल एनालिसिस। मतलब इन्होंने बायोलॉजी में मैथ को इंट्रोड्यूस कर दिया। ठीक है, जो अपने आप में ही एक बहुत बड़ी बात होती है। ठीक है, प्रोबेबिलिटी इन्होंने यहाँ पे लगा दी। ठीक है, तो ये इनके सक्सेस के रीजन थे कि एक तो लार्ज सैम्पलिंग साइज था, दूसरा क्या है, उन्होंने मैथमेटिक्स एंड स्टैटिस्टिकल एनालिसिस किया। ओके, तो ये 2 रीजन बता सकते हैं इनके सक्सेस रहने के। लेकिन इनका जो काम था, इन्होंने कितनी मेहनत की, 7 साल तक काम किया, उसके बावजूद भी क्या हुआ कि इनके काम को उतना रिकॉग्नाइजेशन नहीं मिला उस टाइम में। ठीक है, मतलब इनिशियली इनके काम को रिकॉग्नाइज नहीं किया गया, कोई इंपॉर्टेंस नहीं दिया गया। तो उसके भी रीजन पूछे जा सकते हैं। आपकी एक्सरसाइज में भी आई थिंक क्वेश्चन गिवन है कि जो मेंडल थे उनका काम अनरिकॉग्नाइज्ड क्यों था, तो उसकी रीजन क्या है, देखिए।
रीजन फॉर अनरिकॉग्नाइजेशन ऑफ मेंडल्स एक्सपेरिमेंट्स या फिर रिजल्ट्स, ठीक है, मेंडल्स वर्क, मतलब उनका जो काम था उसको उतना इम्पोर्टेंस फिर भी क्यों नहीं मिला, तो उसके भी कोई कारण होने चाहिए। तो इसमें पहला कारण क्या है, पहला जो रीज़न है वो यही है कि जो मेंडल थे उन्होंने क्या किया था, उन्होंने मैथमेटिक्स को इंट्रोड्यूस कर दिया था बायोलॉजी में, जो कि बहुत सारे ऐसे साइंटिस्ट थे जिनको इसका नॉलेज था ही नहीं। अब जैसे हम लोग बायो के जो स्टूडेंट होते हैं उनको मैथ से थोड़ा डर लगता है ना, तो इसी तरीके से जो उस टाइम में जो साइंटिस्ट थे तो उनको मैथमेटिक्स का इतना अच्छा नॉलेज नहीं था। तो उन्होंने क्या किया, उनको जो मेंडल ने उस टाइम में जो प्रूफ दिखाए उसके बेसिस पे वो ये चीज़ समझ ही नहीं पाए कि ये चीज़ सही है या फिर गलत है। तो हम बोल सकते हैं कि जो मैथमेटिकल उन्होंने टूल्स यूज़ किए थे, जो स्टैटिस्टिकल एनालिसिस की थी, उसको क्या कर दिया गया, फेल कर दिया गया एक तरीके से। उसको समझ नहीं पाए, जो दूसरे साइंटिस्ट थे उन्होंने उसको नहीं समझा, ठीक है। सो क्या बोल सकते हैं, मैथमेटिकल टूल्स and statistical analysis is not accepted by other scientists। जो दूसरे साइंटिस्ट थे उनको ये बात बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगी कि ये इन्होंने क्या किया है, मतलब बायो के अंदर उन्होंने मैथ को इंट्रोड्यूस कर दिया। ये चीज़ उनको बिल्कुल भी पसंद नहीं आई क्योंकि उनको खुद को इसके बारे में नॉलेज नहीं था, ठीक है। जब हम भी देखते हैं कि हमें किसी चीज़ का नॉलेज नहीं होता है तो हम बोलते नहीं ऐसा नहीं होगा, ठीक है। तो इसी तरीके से बेचारे मेंडल के साथ भी हुआ था। सेकेंड रीज़न क्या हो सकता है, सेकेंड रीज़न है कि जो उस टाइम में जो कम्युनिकेशन था वो बहुत ही बुरा था एक तरीके से, मतलब कम्युनिकेशन अच्छा नहीं था जैसे कि आज है। आज अगर हम एक कोई भी पोस्ट लिखते हैं तो फटाफट बहुत सारे लाखों करोड़ों लोगों तक पहुंच जाती है, ठीक है। लेकिन उस टाइम में क्या नहीं था, एक तो इंटरनेट नहीं था, ओके। एंड उन्होंने जो अपना काम, जो अपने रिजल्ट, जो एक्सपेरिमेंट, जो डेटा उन्होंने पब्लिश किए तो वो एक पत्रिका के अंदर किए थे जो कि बहुत ही फेमस नहीं थी, जो कि ऐसे ही कोई नॉर्मल सी, बहुत जिसका नाम नहीं था, जिसको बहुत सारे लोग जानते नहीं थे, उसमें उन्होंने क्या कर दिया, उसको पब्लिश कर दिया, जिसको हो सकता है किसी ने देखा ही नहीं हो, ठीक है। तो बहुत सारे लोगों तक उनकी जो बातें हैं वो पहुंची ही नहीं हो, तो ये भी एक बहुत बड़ा रीज़न है। तो इससे आपको समझना चाहिए कि जो हमारा काम है, हमारा जो चैनल है, अगर ये बहुत सारे लोगों तक पहुंचेगा ही नहीं तो जैसा मेंडल के साथ हुआ है ऐसा हमारे साथ भी हो सकता है, ओके। तो अगर आपकी हेल्प होती है तो आप लोग भी दूसरों की हेल्प जरूर कीजिए। तो इसमें एक पॉजिटिव बात है, वो आपको सोचनी चाहिए, ठीक है। चलिए देख लेते हैं दूसरा क्या है कि कम्युनिकेशन was not good on that time। उस टाइम जो कम्युनिकेशन था वो अच्छा नहीं था, बहुत सारे लोगों तक बातों को नहीं पहुंचाया जा सकता था क्योंकि उन्होंने सिंपल सी बात है कि बहुत ही कोई ऐसी नॉर्मल सी पत्रिका थी, उनके अंदर अपना जो आर्टिकल है, जो भी रिजल्ट थे वो छपवा दिए और किसी को, बहुत सारे लोगों तक वो चीज़ नहीं पहुंच सकी। तो पहुंचना भी तो जरूरी है, कोई काम कितना भी अच्छा है अगर वो किसी कोने में दुबक के बैठा है, किसी ने देखा ही नहीं है, तो उसको अप्रिशिएट कौन करेगा, नहीं करेंगे। तो इसीलिए बहुत सारे लोगों तक पहुंचना बाद में उसका रिजल्ट आता है, पहले कम से कम पहुंचना तो चाहिए। तो दूसरा पॉइंट ये हो गया कि उस टाइम उसका कम्युनिकेशन ही बहुत खराब था। थर्ड पॉइंट क्या है कि देखो उन्होंने क्या बोला था कि जो पेरेंट्स के जो कैरेक्टर्स होते हैं वो प्रोजेनी में आते हैं, मीन्स उनके जो बच्चे हैं उनमें आते हैं। तो वो जो कैरेक्टर हैं वो उनको उन्होंने बोला कि किसके थ्रू आते हैं, ये कुछ
ऐसे होते हैं, मतलब कुछ थिंग्स होती हैं जो कि पेरेंट्स से बच्चों में जाते हैं। मीन्स उन्होंने बोला, उसको नाम दिया, अब तो हमें पता है कि वो क्या थे, वो जीन थे, जीन्स के थ्रू क्या होते हैं, ट्रांसफर होते हैं। बट उन्होंने उस टाइम में नाम दिया फैक्टर्स। बट जो फैक्टर उन्होंने नाम दिया, उन्होंने बोला कि फैक्टर्स होते हैं, ठीक है, फैक्टर्स जो पेरेंट्स से एंड उनकी जनरेशन में पास होते हैं। लेकिन उन्होंने जो फैक्टर है उसका कोई फिजिकली कोई प्रूफ नहीं दिया, ठीक है। थर्ड पॉइंट क्या है? थर्ड पॉइंट है कि जो मेंडल थे उन्होंने क्या बोला था कि कुछ ऐसे फैक्टर्स होते हैं, ठीक है, जो कि पेरेंट्स से एंड उनकी जो प्रोजेनी है, जो ऑफस्प्रिंग है, उनमें पास ऑन होते हैं। आज हमें पता है कि इनहेरिटेंस किस वजह से हो रहा है, जीन्स की वजह से। जो जीन्स होती हैं वो पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग में जाती हैं। जीन्स को समझेंगे अभी, थोड़ा आप थोड़ी देर के लिए रुकिए, ठीक है। लेकिन उस टाइम में उन्होंने क्या बोला था, उनको फैक्टर्स बोला था। जो आज हम जीन बोल रहे हैं उनको फैक्टर बोला था। तो ये जो जीन है या फिर हम बोल रहे हैं फैक्टर है, जो मेंडल ने बोला, उनका कोई उनके पास फिजिकली कोई प्रूफ नहीं था मेंडल के पास। ओके, तो ये भी एक फेलियर का कारण रहा कि मेंडल कुड नॉट गिव एनी फिजिकल प्रूफ ऑफ फैक्टर, ठीक है, जिसको फैक्टर बोल रहा था कि इस वजह से इनहेरिटेंस होता है कि पेरेंट्स से फैक्टर्स जो होते हैं वो कहाँ जाते हैं, प्रोजेनी में जाते हैं। ओके, एंड एक बहुत लास्ट देख लीजिए, उन्होंने एक और बात बोली थी कि जो उन्होंने एक्सपेरिमेंट किए पी प्लांट्स के ऊपर। तो हम जब कैरेक्टर पढ़ेंगे कि उनको क्यों यूज किया, मतलब क्यों चूज किया पी प्लांट्स को, तो उन्होंने एक इसमें से रीजन है कि उन्होंने पी प्लांट्स को क्यों यूज किया था कि उसमें कंट्रास्टिंग कैरेक्टर्स होते हैं। तो वो कंट्रास्टिंग वर्ड यूज करा था कि कंट्रास्टिंग का मतलब कंट्रास्टिंग का मतलब है कि जो कैरेक्टर्स हम इजीली क्या कर सकते हैं, डिफरेंशिएट कर सकते हैं। जैसे उन्होंने बोला कि टॉल एंड शॉर्ट, तो ये एक कैरेक्टर है, मतलब कैरेक्टर क्या है, हाइट है, ठीक है। तो कोई टॉल है तो कोई ड्वार्फ है। ओके, तो ये हम इजीली उन प्लांट्स के अंदर देख के बता सकते हैं, ठीक है ना। तो एक कंट्रास्टिंग हो गया, मतलब जो उल्टे उल्टे से कैरेक्टर्स होते हैं, मतलब जैसे इनको हम आसानी से पहचान सके, उनमें डिफरेंस आराम से किया जा सके। तो जो दूसरे साइंटिस्ट हुए उन्होंने इस चीज को नहीं माना। उन्होंने तो क्या बोला था कि जो पी प्लांट है या तो कोई टॉल होगा या फिर कोई ड्वार्फ होगा। उन्होंने ऐसा नहीं बोला कि कोई इंटरमीडिएट भी हो सकता है, जबकि इसके बहुत सारे एक्सेप्शन भी होते हैं। ओके, मतलब ऐसा जरूरी नहीं है कि सारे के सारे टॉल हो या फिर ड्वार्फ ही हो, कोई मीडिएट हाइट इंटरमीडिएट हाइट के हो ही नहीं सकते। इसी तरीके से जो कंट्रास्टिंग ट्रेट होता है उसको एक्सेप्ट नहीं किया गया, ठीक है। सो हम लिख सकते हैं कंट्रास्टिंग ट्रेट्स trait was not accepted, ठीक है। इस चीज को भी नहीं माना कि जरूरी नहीं है कि सारे जो कैरेक्टर हो कंट्रास्टिंग ही हो, कुछ इंटरमीडिएट भी हो सकते हैं। ओके, तो ये इनके फेलियर के कारण थे। तो इसमें से ये भी आपको इंपॉर्टेंट है, याद करने हैं। क्लियर है? अब हम देख लेते हैं, तो अब हम समझते हैं कुछ बेसिक टर्म्स जो आपके लिए जाननी बहुत जरूरी है। एंड इन टर्म्स के बाद हम क्या करेंगे, इस चैप्टर के बारे में आपको थोड़ा सा बताएंगे कि इसमें आपको कौन कौन से टॉपिक्स पढ़ने हैं, ठीक है। एंड फिर हम कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट लेक्चर से, एक एक टॉपिक को उठाएंगे एंड देन उसको क्लियर करेंगे। ओके, तो सबसे पहले चलिए देखते हैं। तो बहुत बेसिक से मैं शुरू कर रही हूँ ताकि आप सबको समझ में आए, जिसको आता है वो आगे स्किप करके देख सकता है, ठीक है। तो हमारी बॉडी होती है, हमारी बॉडी किससे मिलकर बनी हुई है, सेल्स से, ठीक है। आप सबको पता है ये बातें। तो ये मान लीजिए कोई एक सेल बनाई मैंने नॉर्मल सी, इसके अंदर क्या होता है, न्यूक्लियस होता है। अब न्यूक्लियस एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट होता है हमारी सेल का, वही क्या करता है, रेगुलेट करता है हमारी सेल को। अब सेल के बारे में मैं सारा इसका जितने भी ऑर्गन्स होते हैं उनके बारे में नहीं बताने वाली, इसमें बहुत कुछ होता है, आप सबको पता है, राइबोसोम होता है, ईआर होता है, एंड गोल्जी बॉडी होती है, माइटोकॉन्ड्रिया होता है, सब कुछ होता है। तो उसके बारे में हम बात नहीं करें, हम बात करें न्यूक्लियस की। न्यूक्लियस के अंदर भी न्यूक्लियोलस भी होता है, तो उसकी भी हम बात नहीं करेंगे, ठीक है। ये सेल है, हमारी बॉडी, पूरी बॉडी किससे मिलकर बनी हुई है, सेल्स से मिलकर बनी है, ठीक है। सेल्स
सेल्स क्या बनाती हैं, सेल्स ग्रुप ऑफ सेल मिलकर क्या बनाते हैं, टिश्यू बनाती हैं, एंड ग्रुप ऑफ टिश्यू क्या बनाते हैं, ऑर्गन बनाते हैं, एंड बहुत सारे ऑर्गन मिलकर क्या बनाते हैं, ऑर्गन सिस्टम बनाते हैं। ठीक है, इस तरीके से हमारी पूरी बॉडी बनती है। तो जो सेल्स होती हैं, सेल के अंदर न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस के अंदर क्या होता है, हमारा जेनेटिक मटेरियल होता है, जिसके हम जो पढ़ रहे हैं ना, हेरिडिटी, ये सब, तो ये सब बातें हम कर रहे हैं न्यूक्लियस के अंदर की। ठीक है, तो जो भी सेल हैं तो उनके अंदर क्या है, न्यूक्लियस होता है। न्यूक्लियस में इस तरीके से क्रोमैटिन मटेरियल पड़ा हुआ होता है। ठीक है, ऐसे, ओके, जैसे मैंने बना दिया। अब ये जो क्रोमैटिन मटेरियल है ये क्या करता है, कंडेंस होता है। कंडेंस होके स्पेशली कुछ शेप्स बना लेता है, स्पेशल टाइप की शेप बना लेता है, इस तरीके की कंडेंस होके कुछ इस तरीके की सेल्स बना लेता है। इनको हम क्या बोल देते हैं, क्रोमोसोम्स। थोड़ा अच्छे से बना लेती हूँ। ओके, ये होते हैं क्रोमोसोम्स। अब आप सबको पता है ह्यूमन बीइंग्स में कितने क्रोमोसोम होते हैं, तो हमारी जो सेल्स होती हैं, ईच सेल में कितने नंबर ऑफ क्रोमोसोम होते हैं, हम जितनी भी हमारी सेल हैं वो सारी क्या होती है, 2n होती है, मतलब डिप्लॉयड है हम लोग। ओके, तो हमारे पास होते हैं 23 पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स। ठीक है, हमारे पास 23 पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं। बट जो हमारी सेक्स सेल्स होती हैं, जैसे कि मेल के अंदर स्पर्म एंड फीमेल के अंदर ओवम, तो उनमें हाफ सेट ऑफ क्रोमोसोम मिलते हैं। आप सबको पता है मियोसिस के बाद वो बनती है, तो क्या बनता है, ये स्पर्म होता है, स्पर्म के अंदर क्या, n नंबर ऑफ क्रोमोसोम इनके न्यूक्लियस में। ओके, एंड जो फीमेल होती है उसका जो ओवा होता है उसमें, उसके न्यूक्लियस में क्या मिलेगा, n, इसमें भी n। ठीक है, लेकिन बाकी जितनी भी हमारी सेल होती हैं इनको क्या बोलते हैं, सेक्स सेल। ओके, सेक्स सेल्स होती हैं। एंड दूसरी सोमैटिक सेल्स, जो कि नॉर्मल हमारी बॉडी की सेल्स होती हैं। ओके, तो ये समझ में आ रहा है, इनमें कितना है, n नंबर ऑफ क्रोमोसोम होते हैं। अब ये होती हैं क्रोमोसोम्स। ठीक है, यहाँ की बातें हो रही हैं। तो ये 23 पेयर होते हैं, दैट मीन्स 46 क्रोमोसोम्स प्रेजेंट होते हैं हमारे ह्यूमन बींग्स के अंदर। ठीक है, ईच सेल के अंदर 46 क्रोमोसोम्स होते हैं। कहाँ पे होते हैं, न्यूक्लियस में। ओके, अब देखो इनमें भी क्या है कि 22, अगर हम पेयर की बात करें तो, ठीक है, अगर हम पेयर की बात करें तो 22 पेयर क्या होते हैं, ऑटोसोम्स होते हैं। एंड एक पेयर मीन्स फीमेल के अंदर ये होंगे XX एंड मेल के अंदर होंगे 22 प्लस XY, ये होते हैं, ये पेयर की बात कर रहे हैं हम। ओके, ठीक है, तो मतलब क्या हुआ कि हमारे पास क्या होता है, 44 प्लस 2 क्या होंगे, सेक्स क्रोमोसोम। तो अगर मेल है तो क्या होगा, XY होगा, और अगर फीमेल है तो 44 प्लस XX। क्लियर है इतना? ओके, अब हम बात करते हैं कि ये जो क्रोमोसोम्स होते हैं ये किससे मिलके बने हुए होते हैं। ओके, तो देखो जो क्रोमोसोम्स होते हैं, ये अगर हम क्या करें, इस क्रोमोसोम को देखते हैं ध्यान से, तो ये कुछ इस तरीके की स्ट्रक्चर से बना हुआ है। अब आपको पता है ये क्या है, मैं इसको थोड़ा अगर बाहर निकाल के दिखाऊं आपको, तो ये इस तरीके की स्ट्रक्चर से मिलके बना हुआ होता है। थोड़ा बड़ा करके बनाया है अंदर की स्ट्रक्चर को, समझिए माइक्रोस्कोप से आप देख रहे हैं। ओके, तो ये इस तरीके के स्ट्रक्चर से मिलके बना हुआ है क्रोमोसोम। इसको अगर हम इस तरीके से खोल के देखते हैं तो इस तरीके के स्ट्रक्चर से मिलके बना हुआ था। इसको हम बोलते हैं क्या, डीएनए। तो हमारा जो क्रोमोसोम है वो किससे मिलके बना हुआ होता है, डीएनए से। ठीक है, अब जीन क्या होती है, ठीक है, जीन क्या होती है, तो आपको पता है जीन क्या होती है, सेगमेंट ऑफ डीएनए। अगर हम क्या करें, छोटा सा सेगमेंट, छोटा सा पार्ट अगर हम देखते हैं, उसको ऑब्जर्व करते हैं, तो वो स्पेसिफिक कैरेक्टर के लिए काम करता है। कैरेक्टर क्या होता है, कैरेक्टर जैसे हमारी हाइट होती है वो हमारा कैरेक्टर है। ठीक है, हमारी जो स्किन का कलर है वो एक कैरेक्टर है, हमारी आई कलर है वो एक कैरेक्टर है, हमारी जो हेयर कलर है या फिर हेयर टाइप है वो एक कैरेक्टर है। ओके, एंड ट्रेड्स क्या होती हैं तो उसको भी समझेंगे। देखो कैरेक्टर को पहले हम समझ लेते हैं, लिख लीजिए सारी बातें आप नोट करिए। कैरेक्टर्स
कैरेक्टर क्या है, जैसे हाइट, ठीक है, स्किन कलर, ओके, आई कलर, क्लियर है। तो ये क्या है, कैरेक्टर्स हैं, ठीक है। तो जो जीन होती है वो क्या होती है, पेयर में होती है, ठीक है। एक पेयर ऑफ जीन एक टाइप के कैरेक्टर को कंट्रोल करती है। क्लियर हुआ इतना कि जो जीन्स होती हैं, पहली बात तो ये कि क्रोमोसोम्स क्या हैं, हमारे क्रोमोसोम्स क्या होते हैं, पेयर में होते हैं, याद रखिए ये क्या है, क्रोमोसोम्स, ठीक है। ये किस में प्रेजेंट होते हैं, पेयर में प्रेजेंट होते हैं, किस में प्रेजेंट होते हैं, पेयर में, ओके। एंड इनके छोटे छोटे अगर सेगमेंट्स को हम देखें, छोटे छोटे पार्ट्स को अगर हम देखें, तो स्पेशल टाइप के कैरेक्टर को कंट्रोल कर रही हैं। कुछ ऐसा पार्ट होगा जो कि हमारी हाइट को कंट्रोल करता है, कोई ऐसा पार्ट होगा इन सेगमेंट में जो कि हमारे स्किन कलर को, जो स्किन टोन है उसको क्या करता है, कंट्रोल करता है कि हमें कैसा कैरेक्टर रखना है। कुछ ऐसे ये होते हैं यहाँ पे सेगमेंट जो कि आई के कलर को डिसाइड करती हैं, कंट्रोल करती हैं। तो समझ में आया कि कैरेक्टर्स को कंट्रोल करने के लिए जीन्स होती हैं, जीन भी किस में होती है, पेयर में होती हैं, ओके। अब जीन किस में होती हैं, पेयर में होती हैं। तो मैं यहाँ पे लिख देती हूँ सेगमेंट ऑफ डीएनए, यहाँ पे लिख देती हूँ, चलो। जीन क्या है, क्योंकि मैं पूरी डेफिनेशन यहाँ पे नहीं लिख रही हूँ, आपको समझाने के लिए मैं बता रही हूँ। वैसे आप कहीं से भी आप लिख सकते हैं, लेकिन समझना आपको बहुत जरूरी है। जीन क्या होती है, सेगमेंट ऑफ डीएनए, ठीक है। अब मान लीजिए ये एक छोटा सा पार्ट है, एक सेगमेंट है जो कि एक स्पेशल टाइप के कैरेक्टर को कंट्रोल करता है। मैंने क्या बोला, जो जीन होती है वो भी क्या होती है, पेयर में होती है। एक पेयर ऑफ जीन एक टाइप के कैरेक्टर को कंट्रोल करती है, ठीक है। कैरेक्टर समझ में आया। अब ये जो पेयर है, मतलब एक जीन एक पेयर में मिलती है, ठीक, एक पेयर मीन्स दो होती हैं, ठीक है, इसके दो मेंबर्स होंगी। तो मान लीजिए ये हमारी जो हाइट है, ठीक है, हाइट है, तो इसको कंट्रोल करती है एक पेयर ऑफ जीन, मीन्स इसके अंदर दो मेंबर्स होंगे। तो दो मेंबर्स क्या करेंगे, दो मेंबर्स, देखिए आप थोड़ा कंफ्यूज हो गए। हाइट क्या है, हमारा कैरेक्टर है। कैरेक्टर, एक कैरेक्टर को कंट्रोल करती है एक पेयर ऑफ जीन, ठीक है, एक पेयर ऑफ जीन, ठीक है। अब हाइट जो है उसके ट्रेट्स दो हो सकते हैं, पेयर ऑफ ट्रेट्स हो सकते हैं, ठीक है। ट्रेट्स, ट्रेट्स किसके ट्रेट्स हैं, कैरेक्टर, मतलब इसके वेरिएशंस दो हो सकते हैं, या फिर हम बहुत सिंपल तरीके से बताएं तो इनके टाइप्स दो हो सकते हैं। जैसे कि अगर हम बात कर रहे हैं मेंडल के अकॉर्डिंग कि हाइट की अगर हम बात करते हैं तो एक टॉल हाइट, दूसरी ड्वार्फ, ठीक है। तो टॉल एंड ड्वार्फ, ये क्या हो गए, ट्रेट्स, समझ में आ रहा है, ये क्या हो गए, ट्रेट्स, ओके। अब मैं इसको साफ कर दूं। अब देखो, मैंने बोला कि जो जीन है हाइट के लिए, उसके लिए हम क्या यूज करेंगे, टी, ठीक है। हाइट के लिए हम यूज करें टी, टी फॉर टॉलनेस, मतलब एक पेयर में जीन होती है। मैंने बोला एक पेयर ऑफ जीन होती है। तो ये देखो, ये जीन है, ये टॉल एंड ये ड्वार्फ को कंट्रोल करती है। तो ये देखो किससे मिलके बनी हुई है, दो मेंबर्स से मिलके बनी हुई है, ठीक है। एक ट्रेट को कंट्रोल करने के लिए एक पेयर ऑफ अलील होते हैं। तो ये एक क्या है, जीन है, ठीक है। जीन किसको कंट्रोल करती है, कैरेक्टर को। कैरेक्टर को आगे अगर हम डिवाइड करें तो वो किस में बढ़ जाता है, ट्रेट्स में, जैसे कि टॉलनेस एंड डॉर्फनेस, या फिर ब्लैक, या फिर हम बोल सकते हैं स्किन कलर, या तो व्हाइट या फिर ब्लैक, ओके। इस तरीके से आई कलर, या तो ब्राउन या फिर ब्लू आइज। तो ये इसकी ट्रेट्स हो गई। ये क्या है, कलर, आई कलर क्या है, ये एक कैरेक्टर हो गया। तो जो ट्रेट्स को जो कंट्रोल करते हैं उनको हम बोलते हैं अलील्स। अलील्स का मतलब क्या हुआ कि ये क्या है, एक जीन है, मान लीजिए, ठीक है, एक जीन है। अब एक जीन के अंदर
दो मेंबर हैं, ठीक है, इनको हम बोलते हैं अलील्स। क्या बोलते हैं? अलील्स। ये क्या हैं? सारे के सारे अलील्स। अलील्स क्या होते हैं? अब जो अलील्स होते हैं वो आप समझिए वो सेम भी हो सकते हैं, ठीक है, इस तरीके से या फिर इस तरीके से, ठीक है, या फिर वो स्लाइटली डिफरेंट भी हो सकते हैं जीन से, ठीक है, या तो बिल्कुल इस तरीके से हो सकते हैं पेयर में, या फिर वो इस तरीके से हो सकते हैं। तो ये हो गए इसकी अलील्स, ठीक है, समझ में आ रहा है? तो जो अलील है वो एक तरीके से जीन ही है, जीन के दो मेंबर्स हैं, ठीक है, दो मेंबर्स हैं, मतलब दो या दो से ज्यादा भी हो सकते हैं, लेकिन ये इसके मेंबर्स होते हैं। क्लियर हुआ? अब हम बात करते हैं क्रोमोसोम की। तो एक टर्म आती है आपके होमोलोगस क्रोमोसोम्स। क्या होते हैं? होमोलोगस का मतलब क्या होता है? जैसे हमने बोला कि पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं, तो जैसे मान लीजिए ये एक पेयर ऑफ क्रोमोसोम है, ठीक है, इनके अंदर ये डीएनए है, डीएनए से मिलकर बना हुआ है। तो ये जो क्रोमोसोम है, ये क्रोमोसोम के ऊपर जो जीन, मान लीजिए यहाँ पे ये सेगमेंट ऑफ डीएनए है, ठीक है, यहाँ पे ये जीन है हाइट की, ओके, इस क्रोमोसोम में ये हाइट की जीन है। अब जो दूसरा पेयर, मतलब पेयर में रहते हैं ना, हमेशा ही पेयर में रहते हैं, तो ये एक क्या, यहाँ पे मान लीजिए हाइट की जीन पड़ी हुई है, इसके ऊपर एक पेयर ऑफ जीन है, ये क्रोमोसोम है पेयर में, एंड ये एक क्रोमोसोम है, इसके ऊपर हाइट की जीन यहाँ पे प्रेजेंट है, ठीक है। अब जो दूसरा क्रोमोसोम है, अगर उसमें भी हाइट की जीन यहीं पे पड़ी हुई है, इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो क्रोमोसोम होगा वो होगा होमोलोगस क्रोमोसोम, ठीक है। होमो मीन्स सेम, ठीक है, सेम जगह पे सेम टाइप की जब जीन जहाँ पे पड़ी हुई होती हैं, जो जीन्स होती हैं, सिचुएटेड होती हैं, तो उस तरीके के क्रोमोसोम को हम बोलते हैं होमोलोगस क्रोमोसोम, ठीक है। अगर ये सेम जगह पे नहीं हो तो उसको बोल देंगे हम हेट्रोलोगस क्रोमोसोम, ठीक है, समझ में आया? इसी तरीके से एक आपको समझने को मिलेगा हेट्रोजाइगस क्या होता है एंड होमोजाइगस क्या होता है, होमोजाइगस अलील या फिर हेट्रोजाइगस अलील क्या होता है, ठीक है। तो हेट्रोजाइगस एंड होमोजाइगस अलील को भी समझते हैं। मैं इसको साफ कर देती हूँ, देखो होमोजाइगस अलील and heterozygus allele, ओके। होमोजाइगस का मतलब क्या हुआ कि एक जीन में जो दो मेंबर्स होते हैं वो दोनों आइडेंटिकल हों। जैसे मेरे पास ये जीन है टॉलनेस की, ठीक है, तो इसमें ये जो दो मेंबर्स प्रेजेंट हैं तो ये कैसे हैं? बिल्कुल सेम है, ठीक है, ये बिल्कुल सेम है। तो ये कैसा है? ये भी सेम है, कैपिटल टी स्मॉल टी। तो ये दोनों, ये किसके कैरेक्टर को, ये कौन सी ट्रेट को कंट्रोल करती है? ये टॉलनेस का जो ट्रेट है टॉलनेस। ये प्योर क्या है? ड्वार्फनेस, ओके। तो जब एक जीन के दोनों मेंबर्स सेम हो तो उसको हम बोलते हैं होमोजाइगस अलील, ठीक है। जब क्या हो कि ये जो एक जीन के दोनों मेंबर डिफरेंट हों तो इनको हम, जैसे एक कैपिटल टी एक स्मॉल टी, तो इसको हम क्या बोलेंगे? हेटेरोजाइगस अलील, ठीक है, या फिर हेटेरोजाइगस जीन, क्योंकि ये जीन का ही तो पार्ट है, दो मेंबर जीन के ही तो हैं, तो ये इनको पर्टिकुलरली हम जो इंडिविजुअल है इनको हम क्या बोल रहे हैं? अलील बोल रहे हैं। समझ गए? इतना समझ आ गया? होमोजाइगस समझ में आ गया होगा, हेट्रोजाइगस समझ में आ गया, होमोलोगस समझ में आ गया होगा, हेट्रोलोगस, ओके, क्लियर हुआ इतना? अब देखो कुछ और भी टर्म होती हैं, डोमिनेंट एंड रिसेसिव, तो उसको मैं थोड़ा सा आपको बताने की कोशिश करूंगी और समझ में आपको बहुत अच्छे से तब आएगा जब आपने लॉस पढ़े होंगे, ठीक है, तो आगे आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा। अब डोमिनेंट का मतलब क्या होता है, तो मैं छोटा सा जल्दी से आपको बताती हूँ कि मेंडल ने क्या बताया था कि जैसे पेरेंट्स हैं ये मेल एंड ये फीमेल, ठीक है, इन्होंने क्या किया कि प्योर प्लांट्स को लिया, ठीक है, प्योर टॉल
जो कि इस तरीके से होमोजाइगस कंडीशन में है। ये जो अलील प्योर टॉल को शो कर रही है जो कैपिटल टी से लिखा है, एंड प्योर डॉर्फ मतलब जो दोनों के दोनों क्या हैं, ये स्मॉल टी है। जब इन्होंने इस तरीके से क्रॉस कराया तो इसकी जो प्रोजेनी बनी, ठीक है, F1 जिसको हम बोलेंगे, आगे समझेंगे इस चीज को, तो ये कुछ इस तरीके की आई। तो उन्होंने क्या बताया ये क्या है, प्योर टॉल है, टॉल, ये ड्वार्फ है, एंड जो F1 जो बच्चे हुए इनके वो कैसे हुए, वो भी टॉल है। तो उन्होंने क्या देखा कि जो F1 जनरेशन है उसमें क्या हो रहा है उसमें वही कैरेक्टर्स शो हो रहे हैं जो कि डोमिनेंट है। मतलब क्या हुआ कि इसमें देखो एक कैपिटल टी है, एक स्मॉल। ओके, आई होप आपको इतना समझ में आया होगा। अब हम ये देख लेते हैं कि इस चैप्टर में पूरा हमें क्या पढ़ना है, जो कि हम नेक्स्ट से शुरू कर देंगे। ठीक है, तो अब हमें क्या देखना है, मेंडल के बारे में हमने बहुत कुछ जाना। अब सबसे पहले हमें मेंडल्स के लॉ ही पढ़ने हैं। ठीक है, तो लॉज पढ़ने से पहले उनके एक्सपेरिमेंट्स देखने पड़ेंगे। तो हमें देखना है मेंडल्स एक्सपेरिमेंट्स। मेंडल्स एक्सपेरिमेंट्स, ठीक है। अब मेंडल ने जो एक्सपेरिमेंट किए तो उसमें उन्होंने दो तरीके से कुछ क्रॉस कराए। मतलब एक तो उन्होंने किया कि एक जीन को लेके, मतलब एक कैरेक्टर को लेके उन्होंने देखा कि एक कैरेक्टर किस तरीके से पास होता है नेक्स्ट जनरेशन में। ठीक है, तो उन्होंने क्या किया, पहले इनहेरिटेंस ऑफ वन जीन, ठीक है, एंड जिसमें हम क्या पढ़ेंगे, मोनोहाइब्रिड क्रॉस। ठीक है, मोनोहाइब्रिड क्रॉस पढ़ेंगे। एंड सेकंड उन्होंने क्या बताया, इनहेरिटेंस ऑफ टू जीन्स, मतलब दो जीन्स को लेके उन्होंने काम किया। मतलब इनहेरिटेंस ऑफ वन जीन, मतलब एक तरीके की जीन किस तरीके से, मतलब उन्होंने एक कैरेक्टर चूज किया जैसे कि टॉलनेस, ठीक है, मतलब हाइट, सॉरी टॉलनेस नहीं, हाइट, जो कि एक कैरेक्टर है। तो उसके दो पेरेंट ले लिए बिल्कुल प्योर, एक तो ड्वार्फ एक टॉल, ठीक है, एक ड्वार्फ है एक टॉल, तो एक ही कैरेक्टर लिया। तो एक कैरेक्टर को लेके जो क्रॉस कराया गया है, जो एक्सपेरिमेंट किया इन्होंने, तो उसको हम बोलेंगे मोनोहाइब्रिड क्रॉस, जिसमें एक कैरेक्टर को ही एक बार में पढ़ा जाता है। जैसे कि क्या बोला मैंने, वन कैरेक्टर अंडर कंसिडरेशन। ओके, एक कैरेक्टर को ही एक बार में उन्होंने पढ़ा, उसको लेके जो क्रॉस किया उसको हम बोलते हैं मोनोहाइब्रिड क्रॉस। अब ये जो मोनोहाइब्रिड क्रॉस है, इसके बेस पे उन्होंने क्या निकाले, कुछ निष्कर्ष निकाले, कुछ रिजल्ट्स निकाले, एंड उनको क्या नाम दिया, लॉज। लॉज कब बनते हैं, मैंने बताया कि जब एक्सपेरिमेंट किए जाते हैं तो उनके बेसिस पे जो रिजल्ट्स आते हैं उनके बेसिस पे ही लॉज बनते हैं। तो इसके बेस पे मोनोहाइब्रिड जो क्रॉस कराया उसके बेस पे लॉज दिए गए। ए मैं नाम दे रही हूं, जो कि है क्या, लॉ ऑफ डोमिनेंस। बहुत अच्छे से मैं आपको बता रही हूं ताकि आपको इस चैप्टर समझ में आए कि कहां पे आपको क्या पढ़ना है। ठीक है, बी जो लॉ है, एक दो कुछ भी नाम दे सकते हैं आप, वो है लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। सेग्रीगेशन, ओके, ये दो लॉज दिए मोनोहाइब्रिड क्रॉस के बेसिस पे। ठीक है, ये एक्सपेरिमेंट करने के बाद इन्होंने कुछ निष्कर्ष निकाले, कुछ रिजल्ट्स निकाले, एंड देन उन्होंने ये दिए। अब इनहेरिटेंस ऑफ टू जीन, मतलब उन्होंने कोई दो कैरेक्टर्स को लिया कि मैं दो कैरेक्टर्स को लेता हूं, एंड देन उनकी स्टडी करके उन्होंने क्रॉस किए। ठीक है, तो जैसे टू कैरेक्टर्स अंडर कंसिडरेशन। ओके, इसमें इन्होंने दो कैरेक्टर को चूज किया। अब दो कैरेक्टर
लेके उन्होंने क्रॉस किया, तो इसका मतलब इस क्रॉस को हम क्या बोलेंगे, डाई हाइब्रिड क्रॉस। डाई हाइब्रिड क्रॉस का मतलब सीधा सीधा सा है कि जिसके अंदर दो हाइब्रिड्स बन जाएं। हाइब्रिड का मतलब क्या है, जैसे कि हमारे पास एक जीन है, एक जीन के अंदर दो अलील हैं, ठीक है। तो मोनोहाइब्रिड में क्या है, जैसे हमने लिया कोई कैरेक्टर टॉलनेस, ठीक है, हाइट, तो ये इसकी मान लीजिए जीन है। तो इसमें अगर एक हाइब्रिड बने, हाइब्रिड का मतलब है कि जो जीन है वो किस फॉर्म में हो, हेट्रोजाइगस फॉर्म में हो, मतलब जो दोनों ही इसके मेंबर हो वो डिफरेंट हो, तो इसको हम बोलेंगे, एक कैरेक्टर को लेके अगर कोई हाइब्रिड है तो उसको हम बोलेंगे क्या, मोनोहाइब्रिड। बट अगर दो कैरेक्टर्स को लेके, मतलब दो हाइब्रिड जिसके अंदर बन जाए, तो वो क्या हो जाएगा, डाई हाइब्रिड क्रॉस। जैसे कि उन्होंने लिया राउंड सीड, समझ में नहीं आया होगा, हो सकता है आपको, लेकिन एक बार के लिए प्लीज देख लीजिए, राउंड सीड एंड सीड शेप कैरेक्टर है एंड सीड कलर, ठीक है। तो इसके लिए उन्होंने दो कैरेक्टर चूज कर लिए। तो इन दो कैरेक्टर्स को लेते हुए उन्होंने जो क्रॉस कराया उसको हम बोलेंगे डाई हाइब्रिड क्रॉस। एंड इसमें मतलब दो हाइब्रिड बनने वाले हैं, तो मैं आपको बता देती हूँ, जैसे कि राउंड सीड शेप के लिए अगर हम बात करें तो एक राउंड होगी, ठीक है, जिसके लिए हम कैपिटल आर यूज करेंगे। एक क्या होगा, रिंकल होगा, जिसके लिए हम स्मॉल आर यूज करेंगे, ठीक है, इसी का स्मॉल। इसी तरीके से जो कलर है उसमें एक तो होगा क्या, येलो, उसके लिए हम कैपिटल वाई यूज करेंगे। एंड दूसरा क्या होगा, ग्रीन, उसके लिए हम स्मॉल वाई यूज करेंगे। तो इसके लिए दो हाइब्रिड बन जाएंगे, कैसे, एक तो हो जाएगा आर आर एंड वाई वाई, तो ये दो हाइब्रिड बन गए। मतलब ये जो एक जीन है इसमें दो अलील हैं, दोनों डिफरेंट है, मतलब एक कैपिटल है एक स्मॉल है, ठीक है, इसमें भी एक कैपिटल है एक स्मॉल है, तो दो के लिए क्या हो गए, हाइब्रिड हो गया, तो इसको हम बोलेंगे डाई हाइब्रिड क्रॉस। ओके, तो इस तरीके से आपको पढ़ने हैं लॉस। अब ये जो फर्स्ट लॉ है इसकी क्या है, कुछ एक्सेप्शन पढ़ने हैं। क्या है, लॉ ऑफ डोमिनेंस, इसके क्या देखने, आपको एक्सेप्शंस भी मिलेंगे। इसके एक्सेप्शन हैं दो, ठीक है। डोमिनेंस को, लॉ ऑफ डोमिनेंस को जो नहीं माने, ठीक है, जो फेल हो जाए, जहां पे फेल हो जाए तो उनको बोलते हैं एक्सेप्शंस। तो दो एक्सेप्शन आपको पढ़ने को मिलेंगे। एक तो होगा इनकम्प्लीट डोमिनेंस, बहुत अच्छे से समझेंगे, एक एक पॉइंट को अच्छे से समझेंगे। एंड कोडोमिनेंस, ठीक है, क्या है, कोडोमिनेंस एंड इनकम्प्लीट डोमिनेंस, जो कि लॉ ऑफ डोमिनेंस के एक्सेप्शन है। मेंडल बोलता है कि कंप्लीट डोमिनेंस होता है, लेकिन ये दोनों क्या कर रहे हैं, इस चीज को मना कर रहे हैं, इनकम्प्लीट डोमिनेंस, क्योंकि ये नेचर में पाया गया, आसानी से मिला। लेकिन जो मेंडल हुए उन्होंने बोला कि कंप्लीटली डोमिनेंट होते हैं कोई भी कैरेक्टर, लेकिन F1 में, ओके, F1 में, लेकिन ये दो इसके एक्सेप्शन मिले। हो सकता है आपको बहुत ज़्यादा समझ में नहीं आ रहा होगा, लेकिन मैं एक्सपेक्ट करती हूँ कि 25% आपको समझ में आना चाहिए, एंड देन आप बहुत अच्छे से समझ पाएंगे आगे। ओके, तो आज का लेक्चर आप देख लीजिएगा। नॉर्मल लॉ ऑफ डोमिनेंस के दो एक्सेप्शन है, ठीक है, जो फर्स्ट लॉ है। सेकेंड लॉ कौन सा था, अभी मैंने बताया, इसी में फर्स्ट जो मोनोहाइब्रिड क्रॉस के ऊपर ही डिपेंड करता है। कौन सा है, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। इसका कोई एक्सेप्शन नहीं है, नो एक्सेप्शन, ठीक है। फिर जो थर्ड लॉ हमने देखा, लॉ ऑफ, शायद मैंने बताया नहीं आपको, हाँ नहीं बताया, जो डाई हाइब्रिड क्रॉस है उसके लिए भी लॉ बनाया गया, ठीक है। जो डाई हाइब्रिड क्रॉस के ऊपर जो बेस्ड है, जो उनके रिजल्ट्स निकले डाई हाइब्रिड क्रॉस के, उसके बेसिस पे जो लॉ निकला उसको क्या बोलते हैं, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असोर्टमेंट।
ठीक है, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। ओके, तो ये हम बाद में ही बहुत डिटेल में समझेंगे। तो इसके भी एक्सेप्शन है, इसको समझेंगे पहले तो, ठीक है, क्या है, एंड इसका भी एक्सेप्शन है। इसका एक्सेप्शन है लिंकेज, ठीक है, लिंकेज इसका एक्सेप्शन है, ठीक है। तो ये तो हो गई मेंडल की बात। एंड उसके बाद कुछ टर्म्स आपको पढ़ने को मिलेंगी। एक तो जैसे कि प्लायोट्रोपी क्या होता है, मल्टीपल अलील्स क्या होते हैं, एंड पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस क्या है, ठीक है। मैं एक बार लिख देती हूँ, पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस, ओके, मल्टीपल अलील, प्लायोट्रोपी, स्पेलिंग देख लेना, प्लायोट्रोपी। तो ये कुछ टर्म है जो कि बहुत ज़्यादा पूछी जाती हैं, क्योंकि ये बहुत कंफ्यूज करती हैं। पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस का मतलब है कि बहुत सारी जीन मिलकर, पॉली मीन्स बहुत ज़्यादा, ठीक है, दो से ज़्यादा, जेनिक मीन्स जीन, दो से ज़्यादा जीन मिलके किसी एक कैरेक्टर को कंट्रोल करें। बहुत सारी जीन मिलके क्या कर रहे हैं, एक कैरेक्टर को कंट्रोल कर रही हैं, उसको हम बोलेंगे पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस, ठीक है। एंड मल्टीपल अलील का मतलब क्या है कि मेंडल ने तो बोला था, ये उसके एक्सेप्शन है, एक तरीके से मेंडल के अगेंस्ट ये बातें बोली गई हैं। मेंडल ने इनका विरोध किया, मतलब मेंडल ने बोला था कि एक जीन एक कैरेक्टर को ही क्या कर रही है, कंट्रोल कर रही है, ठीक है। लेकिन पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस उसका विरोध कर रही है कि बहुत सारी जीन मिलके भी ऐसा देखा गया है कि एक कैरेक्टर को ही कंट्रोल कर रही है, ठीक है, बहुत सारी जीन मिलके, तो इसको बोलेंगे पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस। मल्टीपल अलील का मतलब क्या है, उन्होंने बोला था कि जो अलील होते हैं वो जैसे एक जीन है तो उसको दो अलील मिलेंगे, ठीक है। तो बट क्या हुआ कि एक कैरेक्टर के लिए बहुत सारे अलील भी हो सकते हैं, जैसे कि ह्यूमन की हाइट है, या फिर ह्यूमन बींग्स के जो स्किन का कलर है, तो उसके ए बी बी सी सी, इस तरीके से मतलब मोर देन 2 अलील मिलते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से ये क्या हो गए, मल्टीपल अलील। इसको हम बाद में डिटेल में समझेंगे, ठीक है। प्लायोट्रोपी क्या होती है, प्लायोट्रोपी होती है कि जो एक जीन है वही बहुत सारे कैरेक्टर्स को, मतलब एक से दो या दो से ज़्यादा कैरेक्टर्स को क्या कर रही है, कंट्रोल कर रही है। ये एक दूसरे के बिल्कुल उल्टी है, थोड़ा सा डिफरेंस है, तभी इनमें आपको प्रॉब्लम होती है। इनको हम बहुत अच्छे से समझेंगे। इसमें क्या था कि बहुत सारे जीन मिलके एक कैरेक्टर को कंट्रोल कर रही है। इसमें क्या है कि एक जो जीन है वो बहुत सारे कैरेक्टर्स को कंट्रोल कर रही है, ठीक है। तो इसको भी हम समझेंगे, ओके। एंड देन आपको समझने को मिलेगा म्यूटेशन। म्यूटेशन क्या होता है ये हम देखेंगे, ओके। एंड देन सेक्स डिटरमिनेशन। म्यूटेशन का मतलब है कि जो हमारे जीन्स होते हैं उनमें या तो कोई जीन या फिर क्रोमोसोम के अंदर ही तो, ऊपर ही तो जीन होती हैं, तो या तो क्या हो, क्रोमोसोम का कोई पार्ट टूट जाए, या फिर जो जीन है उनमें कुछ चेंज आ जाए, उनमें कुछ या तो कोई डिलीट हो जाए या कोई खराब हो जाए, मतलब, या फिर उसमें एक और नया कुछ ऐड हो जाए। तो इस तरीके से म्यूटेशंस होते हैं, मतलब जो नेचुरल है वो ना रह के उसमें कुछ चेंजेस आ जाएं, ओके। जो जीनोटाइप है, जो जीन है उनमें कुछ चेंज आ जाए, जीन में या फिर हमारा पूरा क्रोमोसोम में उनमें चेंज आ जाए, तो क्या हो जाएगा, म्यूटेशन हो जाएगा। मतलब जो नॉर्मल चीज है वो नॉर्मल नहीं रहेगी, अब नॉर्मल बन जाएगी, ओके। तो ये हम देखेंगे म्यूटेशन। उसके बाद हम देखेंगे सेक्स डिटर्मिनेशन, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। सेक्स डिटर्मिनेशन में हम क्या करेंगे, सेक्स डिटर्मिनेशन में हम देखेंगे मेल हेट्रोगेमिटी। मतलब हेट्रोगेमिटी का मतलब क्या है कि जो मेल होता है वो दो तरीके के गैमेट्स बनाता है, जैसे कि ह्यूमन बींग्स में जो फीमेल होती है, एग्जाम्पल लिख लेती हूं मैं, हमें देखना है ह्यूमन बींग्स में पढ़ना है, ये ह्यूमन बींग्स में जो सेक्स डिटर्मिनेशन होता है तो उसमें मेल क्या होता है,
मेल, जैसे ये हमारी है फीमेल एंड ये है मेल, तो मेल के अंदर क्या है 22 प्लस फीमेल के अंदर सॉरी XX, ये तो मतलब दोनों क्रोमोसोम सेम है, सेक्स क्रोमोसोम दोनों सेम है, मतलब ये होमोगैमेटी है। ओके, तो मेल हेट्रोगैमेटी में मतलब मेल जो होगा उसमें जो क्रोमोसोम होंगे वो कैसे होंगे 22 प्लस XY, मतलब एक X है तो दूसरा Y है सेक्स क्रोमोसोम में। तो इसमें एक तो हम ह्यूमन बींग्स का ही एग्जाम्पल देखेंगे एंड दूसरा एग्जाम्पल देखेंगे ड्रोसोफिला में। उसके अंदर भी क्या होता है XX एंड X0 टाइप का क्या होता है ड्रोसोफिला में। मेल के अंदर, फीमेल तो इसमें ड्रोसोफिला में सेम है बट मेल क्या है डिफरेंट है। ओके, एंड दूसरा हम देखेंगे फीमेल हेट्रोगैमेटी। फीमेल मतलब दूसरा हम देखेंगे फीमेल हेट्रोगैमेटी, मतलब जो फीमेल होगी उसके पास दो तरीके की गैमेट्स होंगी, जैसे कि बर्ड्स में होता है, बर्ड्स ठीक है, जैसे हैन होती है, हैन के अंदर क्या होता है ZW टाइप की गैमेट्स होंगे, मतलब ZW ये इनके क्रोमोसोम है सेक्स क्रोमोसोम, दैट मीन्स इसमें एक तो Z गैमेट बनेगा एक W। ओके, एंड जो मेल होगा मेल के अंदर होगा ZZ इस तरीके, मतलब होमोगैमेटिक मेल होगा एंड ये फीमेल होगी, मतलब इसमें दो तरीके की गैमेट्स बनेंगे। ओके, ये जो हमने क्रोमोसोम जो दिखाए हैं ये क्या होंगे सेपरेट हो जाएंगी एंड देन गैमेट फॉर्मेशन होगा। तो ये हम सीखेंगे गैमेट कैसे बनते हैं। ओके, तो ये बर्ड्स में होता है। यहाँ पे देखो एक मिस्टेक हुई है, ये XX टाइप का ही होता है ड्रोसोफिला एंड ह्यूमन बींग्स में, XX एंड XY टाइप का ही, XX एंड XY टाइप का ही सेम ह्यूमन बींग्स की तरह ड्रोसोफिला में होता है, बट इनमें ही एक दूसरा भी होता है, जैसे कि इंसेक्ट होते हैं वो भी क्या है, इंसेक्ट भी मेल हेट्रोगैमेटी है, जैसे कि ग्रास होपर, ठीक है, सभी ने देखा होगा ग्रास होपर। तो जो ग्रास होपर होते हैं उनमें किस तरीके का होता है, वो भी मेल हेट्रोगैमेटी ही शो करता है, जैसे कि जो फीमेल होती है उसमें होता है XX, ओके, एंड जो मेल होगा उसमें होगा X0, मतलब इसमें मेल के अंदर एक क्रोमोसोम लेस होगा किससे, फीमेल से, ठीक है। ओके, तो इसको जब समझेंगे तो अच्छे से समझ में आएगा और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड इसमें ही दूसरा जो सेक्स डिटर्मिनेशन दिया हुआ है वो है हनी बी के अंदर, सेक्स डिटर्मिनेशन इन हनी बी। ओके, तो ये बाद में हम देखेंगे। एंड उसके बाद आते हैं जेनेटिक डिसऑर्डर्स एंड क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस, ये दो टॉपिक और हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट हैं। क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। एंड दूसरा हमें देखना है जेनेटिक डिसऑर्डर्स, लास्ट, ठीक है, ये हमारा लास्ट होगा। जेनेटिक डिसऑर्डर में हमें दो तरीके के डिसऑर्डर पढ़ने हैं, एक तो जैसे हमारी जो जीन है उसके अंदर कोई डिसऑर्डर हो जाए, ओके, मतलब ये हमारी जैसे क्रोमोसोम है, क्रोमोसोम के अंदर ये DNA प्रेजेंट होता है, DNA के ऊपर जीन होते हैं, मतलब सेगमेंट ऑफ DNA को हम जीन बोलते हैं। तो जीन में कुछ छोटा सा कोई चेंज हो जाए, ठीक है, कोई म्यूटेशन हो जाए तो उसको हम बोलेंगे मेंडेलियन डिसऑर्डर। ओके, बट अगर जो क्रोमोसोम है हमारा, जो कंप्लीट जो क्रोमोसोम है उसी में या तो क्रोमोसोम एक गायब हो जाए या फिर एक एक्स्ट्रा क्रोमोसोम आ जाए, ओके, एक एक्स्ट्रा क्रोमोसोम आ जाए, तो मतलब इनमें जब चेंज होगा पूरा का पूरा जो क्रोमोसोम ही है या तो चेंज हो जाए या फिर वो एक और क्रोमोसोम आ जाए। तो इस तरीके से जब क्रोमोसोम में कोई प्रॉब्लम होगी तो उसको हम बोलेंगे क्रोमोसोमल डिसऑर्डर।
ओके और एक और मतलब बच गया, इसमें काफ़ी सारे डिसऑर्डर हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट हैं। डिसऑर्डर में से तो क्वेश्चन आना ही आना है, तो इसको आप मान के चलिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें जब हम पढ़ेंगे क्रोमोसोमल डिसऑर्डर में, जैसे कि टर्नर सिंड्रोम, डाउन सिंड्रोम, लाइनफेल्टर सिंड्रोम, तो इनमें से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, काफ़ी बार क्वेश्चन आते हैं। यहाँ पे भी हम देखेंगे मेंडल डिसऑर्डर में सिकल सेल एनीमिया होता है, एंड और भी बहुत सारे हैं, हम बाद में डिस्कस करेंगे, अभी आप कंफ्यूज हो जाएंगे। ओके, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको बहुत अच्छे से करने हैं और हम बहुत ही स्लोली चलेंगे, अच्छे से समझेंगे इस चीज़ को, ठीक है। और क्या देखना है, एक और टॉपिक बच गया जो कि है पेडिग्री एनालिसिस। अब पेडिग्री एनालिसिस क्या होता है? पेडिग्री एनालिसिस का मतलब है कि जैसे एक फैमिली है, ठीक है, जो उसके अंदर मान लीजिए कोई डिसऑर्डर हो जाता है, तो उसकी स्टडी करना एक तरीके से, मतलब जो जेनेटिक स्टडी करना, एक जो फैमिली है उसके पीढ़ी दर पीढ़ी, मतलब बहुत, जैसे उसके दादा हैं, उनके बच्चे हैं, एंड देन उनके बच्चे हैं, तो उनमें किस तरीके से उनके अंदर इनहेरिटेंस और वेरिएशंस को स्टडी करना। जब उनकी स्टडी करेंगे तो पता चलेगा कि इनमें कोई डिसऑर्डर है, अगर पर्टिकुलर कोई डिसऑर्डर है तो वो पता चलेगा, जैसे कि हीमोफीलिया, ये सब होते हैं। तो इस तरीके से उनकी स्टडी को ही हम बोलते हैं पेडिग्री एनालिसिस। मतलब एक फैमिली जो है पूरी, तो उसकी पीढ़ी दर पीढ़ी हम स्टडी करें, किसको लेके? उनके वेरिएशंस एंड इनहेरिटेंस को लेके स्टडी करें, तो वो हम बोलेंगे क्या? पेडिग्री एनालिसिस। तो इसमें कुछ साइन दिए हुए होते हैं, जैसे कि इस तरीके का अगर बॉक्स आपको मिले तो इसका मतलब है ये मेल है, इस तरीके का मिले तो ये क्या है? फीमेल है। ओके, एंड ऐसा कुछ मिले इस तरीके से तो ये अनस्पेसिफाइड सेक्स है, हमें नहीं पता क्या है। अगर क्या हो जाए, ये मेल एंड इसके बीच, फीमेल के बीच एक लाइन आ जाए, ऐसे इनको जोड़ दे, इसका मतलब मैरिज हो गई है इनके बीच। एंड अगर इनके बीच दो लाइन आ जाए, इसका मतलब जो कि रिलेटिव है उनके बीच ही मैरिज हो गई है। ऐसे काफ़ी रिलीजन में भी होता है कि जैसे रिलेशन में ही शादी कर देते हैं, बुआ जी का लड़का है, मामा जी का लड़का है, ऐसे कुछ, ठीक है। इनमें ही इसको कुछ स्पेशल नाम दिया जाता है। तो ये हमें देखना है, अगर इनमें किसी में भी कलर किया हुआ है, रेड कलर से दिखाया हुआ है, जैसे कि अगर कलर किया हुआ है इनमें किसी में भी, इसका मतलब ये क्या है? अफेक्टेड है, मतलब किसी न किसी बीमारी से ये ग्रसित हैं। अगर ये नॉर्मल है तो इस तरीके के दिखाए जाएंगे, मतलब इनमें कोई कलर नहीं होगा, तो इनको हम समझेंगे। ओके, इनके बेसिस पे भी क्या क्या दिक्कत होती है वो हम जानेंगे, ठीक है। तो ये था आज का लेक्चर, एंड नेक्स्ट लेक्चर में हम मेंडल से शुरू करेंगे। इनके पहले तो हम देखेंगे कि एक्सपेरिमेंट उन्होंने किसके ऊपर किया, तो उनके कैरेक्टर्स को, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। ये भी पूछा जा सकता है कि कौन कौन से कैरेक्टर्स हैं, ठीक है। ओके, तो उनको हम पढ़ेंगे। फर्स्ट लो को हम कोशिश करेंगे कि कंप्लीट कर दें, ठीक है, फर्स्ट लो एंड सेकेंड लो। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग।